अब एक बार बताना। हाँ एक बार बताइए जरा, अब आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ भाई एक बार आवाज आ रही है अब या नहीं आ रही है? अब एक बार ये बताइए जरा, अब आवाज आ रही होगी, आवाज तो आनी चाहिए भाई। अब भी नहीं आ रही आवाज? एक बार मैं जरा अपने मोबाइल में चेक करता हूँ। अब आ रही होगी भाई आवाज। प्रियंका गुप्ता है हमारे साथ, शान प्रताप है हमारे साथ, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वॉइस अब तो क्लियर होनी चाहिए। जय भीम कर रही है श्वेता गौतम, जय भीम भाई। शान प्रताप हमारे साथ है। अब भी आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो आवाज आ रही होगी, मेरे मोबाइल में तो आ रही है अब आवाज। हाँ सर 5 दिन हो गए हैं। हाँ अब मेरी क्लास नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं है। सूरज कुमार अब क्लियर है ये बताइए सर, अब क्लियर है ये बता रहे हैं। नीम करोली बाबा कोई ऐसी बात नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम होने के कारण है ना क्लास आपकी नहीं हो पाई, तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे बेहतरीन से प्रश्न के साथ। तो आप सब जानते हैं सही 6 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट कराता हूं कि किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी आपके मित्र एक बार उनको वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको पता लग जाए कि आपकी क्लास जो इस समय हुआ करती थी 5 दिनों के बाद आज आपकी क्लास फिर से शुरू हो रही है। अजीत सिंह हमारे साथ हैं बार बार, है ना, ये लिख रहे हैं जय भीम भाई। सभी को जय भीम, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, एक एक प्रश्न बड़ा ही बढ़िया होगा। प्रियंका है हमारे साथ, देखो जरा ये पहले प्रश्न के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को लास्ट तक टिके रहना है, लास्ट तक हमारा साथ देना है। ठीक, आप टिके रहना लास्ट तक, और बच्चे खुद पर खुद आ जाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत दिनों के बाद हो रही है, इसलिए बच्चों को नहीं पता कि क्लास आपकी चल रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। नमस्ते हरिंदर हमारे साथ हैं, यदु जी ओके बिल्कुल, है ना। बताइए पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा। पूछ रहा है कर्नाटक संगीत। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ देश के अंदर 2 संगीत है, एक तो हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत में है, एक कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत में है। तो कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से कौन एक है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या आपसे पूछा गया है कि जो कर्नाटक संगीत है बच्चे, जो ये आपका कर्नाटक संगीत है, इसका पितामह किसको कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास, धर्मराजा, त्यागराज, एम डी रामानाथ। तो आप बताओगे 2 प्रकार की संगीत शैलियां हमारे यहाँ, एक तो है बच्चे हिंदुस्तान और दूसरी कौन सी है? कर्नाटक। आपसे कर्नाटक के बारे में पूछा है, इसका जवाब देना। राकेश पाल का आंसर सबसे पहला आया है। सभी को राम राम। शान प्रताप हमारे साथ हैं, इन्होंने आंसर ए दिया है। ए ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है, राकेश पाल ने ही ए दिया है और ज्यादातर बच्चे भी आंसर ए दे रहे हैं। सचिन कुमार जी को गुड इवनिंग, जो भी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, पुरंदर जो दास है ना बच्चे, पुरंदर दास, इन्हीं को कहते हैं कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। पेपर में आएगा, आप बता सकते हो कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहते हैं? आप बताओगे पुरंदर दास को ही कहा जाता है। 2 प्रकार की संगीत है, एक तो बच्चे कौन सा है शैली है, एक है हिंदुस्तानी। आपसे पूछ सकता है, उत्तर की तरफ चलती है हिंदुस्तानी, है ना, आपको याद रखना। एक तो हिंदुस्तानी संगीत आपको जरूर याद रखना है बच्चे। हिंदुस्तानी संगीत मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार की शैली है, और एक है बच्चे कर्नाटक संगीत शैली। इसमें भी कर्नाटक के बारे में आपसे पूछा है, तो आप बताओगे सर इसका जवाब होगा पुरंदर। याद कर लेना, अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर पेपर में आए तो इसे आप आसानी से बता सकते हो। व्यास तीर्थ इनके क्या थे बच्चे? आप बताओगे गुरु थे। अगर इनका गुरु भी पूछ लिया जाए ना, पूछा तो नहीं गया कभी, तो आप बताओगे इनके गुरु सर कौन थे? व्यास तीर्थ इनके गुरु हैं। क्या कौन थे? व्यास तीर्थ इनके क्या थे? गुरु थे। और भी प्रश्न पूछ सकता है। चलो एक प्रश्न और बताता हूं इनके बारे में। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया, भक्त किसके थे? तो ये कृष्ण भक्त थे बच्चे। किसके? भगवान कृष्ण के भक्त थे। ये कौन थे? कृष्ण भक्त थे। बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। यही प्रश्न बार बार आपसे पेपर में पूछा गया है कि बताइए कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहते हैं? पुरंदर दास को कहते हैं। किसको? पुरंदर दास को कहते हैं। याद कर लेना, है ना। व्यास तीर्थ इनके गुरु हैं। हिंदुस्तानी संगीत एक मतलब हम कह सकते हैं एक शैली अलग है, और कर्नाटक संगीत शैली अपने आप में अलग है। ये कृष्ण भक्त हैं। कौन? पुरंदर दास। अगला ये रहा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार कब पेश करी गई, कब प्रकाशित करी गई? जल्दी बताना है इस प्रश्न का जवाब कौन क्या होगा। मैंने कहा एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें। बच्चे आ गए हैं, बच्चे जुड़ने लगे हैं, धीरे धीरे जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लास्ट तक बढ़े रहना। बिल्कुल, शरीका गुप्ता हैं, श्वेता गौतम हमारे साथ हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और लास्ट तक फिर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बड़ी बेहतरीन क्लास होती है ये आपकी शाम 6 बजे वाली। एक एक प्रश्न बहुत बढ़िया है, एक एक जबरदस्त प्रश्न है। पहले प्रश्न पर आप बहुत सारे अटके, लेकिन इस प्रश्न का आप जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बच्चे? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ठीक, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। बताइए विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की रैंक 2024 में क्या रही है? विश्व रिपोर्ट जब ये पेश करी गई है बच्चे, ये कब पेश करी गई है? आंसर आ रहा है एक बच्चे
का, इन्होंने आंसर दिया है 2012, जिनका मतलब आईडी है AK-47 लवर्स करके नाम से इनकी आईडी है, इन्होंने आंसर दिया है 2012, यानी 2012 में ये प्रकाशित करी गई थी सबसे पहले। सर मेरा भी नाम ले लीजिए, कौन है? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा, देखो जरा 2012 में इसे प्रकाशित करा गया। नाम तब लिया जाएगा जब आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो आप बताओगे, आपको कहना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार, यानी इंग्लिश में लिखा होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फर्स्ट बार कब पब्लिश करी गई? तो आप बताओगे साहब, अगर सही पूरा लिखकर इसका प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल 2012। कब बच्चे? 1 अप्रैल 2012 को ये क्या करी जाती है? प्रकाशित करी जाती है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप कहोगे साहब ये खुशहाली रिपोर्ट की बात चल रही है। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा, इसे कौन मतलब प्रकाशित करता है, कौन इसको बच्चे आपसे पूछेगा पब्लिश करता है? तो आपको कहना है एक जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी ही एक संस्था है जिसे बोलते हैं SNDS करके बोलते हैं। मैं उसका लिखता हूं, देखो सस्टेनेबल। आपसे पूछेगा सस्टेनेबल, आपसे पूछेगा सस्टेनेबल मतलब जो इसे प्रकाशित करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश में भी आप चाहे लिखना चाहो लिख लेना, डेवलप, है ना। आप बताओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आता है सॉल्यूशन नेटवर्क, ये आता है पेपर में। आपसे पूछता है बताइए इसे कौन प्रकाशित करता है? तो इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलता है SD और SN, है ना, ऐसा आपको लिखा मिलेगा। इसके द्वारा इसे प्रकाशित करा जाता है। ये UNO का ही एक आयोग है, उसकी ही क्या है बच्चे, एक संस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने इसको प्रकाशित क्या है, या हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2012 को इसे सबसे पहले जब प्रकाशित करा गया उसकी चर्चा चल रही है। एक तो प्रश्न ये आता है, फिर आपसे पूछेगा इसे किसके द्वारा प्रकाशित करा जाता है, कौन इसे पब्लिश करता है? आप बताओगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे प्रकाशित करा जाता है। जो 2024 है ना बच्चे, जो 2024 से 2024 में जब इसे पब्लिश करा गया तो आप सब जानते हैं 146 देश थे बच्चे, इसमें कितने? 146 देश, 146 देश थे। इन 146 देशों में जो प्रथम स्थान आया था ना, फर्स्ट नंबर था बच्चे किसका? आप कहोगे फिनलैंड का प्रथम नंबर था। पूछेगा इसे प्रश्न को जरूर पेपर में, फिनलैंड का प्रथम स्थान था। और 146 नंबर पर कौन था? AFG था, यानी अफगानिस्तान में खुशहाली नहीं है, आप ये कहोगे। फिर आपसे पूछेगा अपना भारत, आपको बताना है 2023 में भी ये रैंक थी, और 126वीं रैंक कब रही है? 2026 में, यानी भारत की रैंक क्या थी 2026 में? आपको 2024 में 126 रैंक थी भारत की, 2023 में भी 126 रैंक थी। टोटल 146 देश, पहले नंबर पर फिनलैंड, 146वें नंबर पर अफगानिस्तान, 126 नंबर पर अपना भारत। ये 2024 लिखा होगा बच्चे, 2024, ठीक है। ये बताइए ये यहां तक क्लियर है या नहीं? अगर ये प्रश्न आएगा तो आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हो या नहीं? देखो, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार 1 अप्रैल 2012 को प्रकाशित करी गई UNO के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये प्रकाशित करी जाती है, पब्लिश करी जाती है। 2024 में 146 देश, पहले नंबर पर फिनलैंड, 146 पर अफगानिस्तान। भारत की रैंक आप बताओगे 126। क्लियर है या नहीं? ये आपको बताना है। फिनलैंड बता रहे हैं बिल्कुल, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न का आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? बिल्कुल बढ़िया, पॉलिटी का प्रश्न है। इन ऑप्शन को देखकर आपको बताना है, इस प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। एक एक बच्चा ध्यान से सुनना, एक एक प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से तैयार करोगे, ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस लाइव आकर ही करनी है, अपना जवाब आपको देना है, तब पता लगेगी आप बच्चे कहां किस स्थान पर बैठे हैं, आपका जवाब कितनी तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में आता है या नहीं आता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। वो प्रैक्टिस आपकी बच्चे लाइव ही होती है, और लाइव आकर आप इनका जवाब दिया करो, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। जो भी हमारे साथ नेहा पासवान जुड़ी हैं, जल्दी बताइए इसका जवाब। ए बता रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और बताइए इसका जवाब क्या होगा। हाँ, MN रॉय दिया है, जो संजय ठाकुर है हमारे साथ, इन्होंने जवाब दिया है आगरा वाले MN रॉय। बिल्कुल, MN रॉय के द्वारा ही सबसे पहले, है ना, इसकी मांग करी गई। MN रॉय कौन है? ये मानवेंद्र, ये नाम है बच्चे इनका। क्या आप बताओगे? इनका नाम है मानवेंद्र। इनका नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ, है ना, इनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा
कब मांग करी जाती है? तो आप कहोगे सर 1934 में। कब मांग करी जाती है? 1934 में इसकी मांग करी जाती है। बहुत पूछा जाता है किसकी मांग बात चल रही है? संविधान सभा की मांग। किसकी? संविधान सभा की। आपसे पूछेगा कि जरा बताना 1895 में कौन मांग कर रहा था? 1895 में तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक। कौन बच्चे? आप बताओगे इसकी मांग करते हैं बाल गंगाधर तिलक। ये पूछता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी मांग करी जाती है। कब? 1895 में। 1922 में किसके द्वारा मांग करी जाती है? तो आप बताओगे महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? आप कहोगे महात्मा गांधी जी कहते हैं। महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई जो भारत का संविधान बनना चाहिए वो भारतीय लोगों के अनुसार बनना चाहिए। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 में इसकी मांग करी गई, ये बात क्लियर है। और आपसे पूछा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में, 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी मांग करी गई है। फिर धीरे धीरे कांग्रेस की भी ये मांग बनती चली गई। और आप सब जानते हैं जब आता है अगस्त प्रस्ताव। कब आता है अगस्त प्रस्ताव? जरा लिखना कमेंट बॉक्स में। जब क्या आता है बच्चे? अगस्त प्रस्ताव आता है। तो अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया, मतलब पहली बार मांग मानी गई है। पहली बार मांग मानी गई। क्या कहा गया? कि हम आपकी संविधान सभा बना देंगे। अंग्रेज कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से मांग रहे हैं कौन? भारतीय लोग। अंग्रेज कहते हैं कि भाई अगस्त प्रस्ताव जब आता है तो हम मतलब अंग्रेजों ने ये कहा हम आपके क्या बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे। लेकिन जब 1942 में बच्चे क्रिप्स मिशन आता है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है, उस मिशन में क्या कहा गया? आप सबको बताना है कि ये कहा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी। क्या बनेगी बच्चे? एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी। लेकिन कब बनेगी? निर्वाचित संविधान सभा बनेगी। लेकिन कब बनेगी? युद्ध के बाद। क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय चल रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कोई बात नहीं होता रहता है, इधर बात मत करो दोस्त, इधर ध्यान दो। बड़ा बेहतरीन टॉपिक चल रहा है। एक एक प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, निकालने पड़ते हैं प्रश्न बड़ी मेहनत करके कि बच्चे के पेपर में कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, उसे कैसे और अच्छे से अच्छे समझाया जा सकता है। ठीक है, देखो जरा। अगस्त प्रस्ताव पहली बार मांग माना गया, मतलब आपसे पूछेगा बताइए वह कौन सा प्रस्ताव था जिसमें अंग्रेजों ने सबसे पहले मांग मान ली? किसकी? संविधान सभा की। अगस्त प्रस्ताव। वह कौन सा मतलब हम ये कहेंगे मिशन आया है जिस मिशन में यह कहा गया कि आपकी एक निर्वाचित एक इलेक्ट्रोड क्या होने वाली है? संविधान सभा होगी। वो होगा बच्चे क्रिप्स मिशन। कौन सा? क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। कब आता है? 1942 में आता है, 1942 में आता है। और अगस्त प्रस्ताव कब आता है? ये बार बार पूछे जाते हैं। 1940 में आता है। फिर आपसे एक प्रश्न बनेगा बड़ा ही बढ़िया। फिर आता है बच्चे, आप सब जानते हैं 1946 में एक मिशन आता है, उसका नाम है बच्चे कैबिनेट मिशन। ये कौन सा मिशन है? ये है बच्चे कैबिनेट मिशन है। और इसके अनुसार क्या कर दिया जाता है? आप सब जानते हैं संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है 1946 के कैबिनेट मिशन के अनुसार। और कहा गया कि हम अपने संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित करते हैं। 389 सदस्य। 389 में भी कहां से निर्धारित करे गए? आप सब जानते हैं 296 आए थे जो ब्रिटिश वाले क्षेत्र था, और 93 कहां से आते हैं? देशी रियासत से। इन्हीं के अंदर दो भागों में हम बांट सकते हैं बच्चे, ब्रिटिश प्रांत वाले जो क्षेत्र हैं इनमें से भी। तो आप कहोगे 292 तो अलग से आते हैं जो मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रांत थे, और 4 कहां से आते हैं? चीफ कमिश्नरी से। और इन्हीं 296 पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। 208 कांग्रेस प्राप्त करती है, 73 कौन प्राप्त करती है? मुस्लिम लीग प्राप्त करती है। याद रखना 93 जो थी बच्चे ये देशी रियासत थी, देशी रियासत। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और तब इनकी संख्या कितनी रहेगी? आप बताओगे 299, 299 रहेगी। ये सारे ही प्रश्न पेपर में बार बार पूछे गए हैं, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस में ले आना, बार बार इनकी प्रैक्टिस करना, तब जाकर बच्चे आपके प्रश्न अच्छे से तैयार होंगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, यहां पढ़ने के लिए आओ, जवाब दो, बैठे हुए देखते रहो प्रश्न क्या चल रहा है। आप इन्हें जानते हो या नहीं? अगर जानते हो तो रिवाइज होगा, नहीं जानते हो बच्चे आपको लिखना है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताना है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान का एक शहर है जिसको हम हेलमंद के नाम से जानते हैं, वो किसके लिए जाना जाता है? ये आपको बताना है, जल्दी बताना है, सभी को जवाब देना है। बहुत बढ़िया बच्चे आ रहे हैं, रेगुलर जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना। एक एक प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त होगा। 292 बता रहे हैं, 299 बता रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए कौन? सौरभ मिश्रा जी हैं, श्वेता गौतम है, प्रिया यदुवंशी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? आंसर आ रहा है किसी का? आंसर जल्दी बताइए। आंसर दिया है डी। ये है कौन हमारे साथ?
मंकू पाटिल हैं, इन्होंने आंसर दिया है डी। बिल्कुल अफीम की खेती के लिए जाना जाता है ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। कौन सा? हेलमंद प्रांत। कौन सा बच्चे? हेलमंद प्रांत। अब आपको कुछ बातें समझनी है क्योंकि पेपर में प्रश्न ये बन सकता है। आपसे पहला पूछेगा कि बताना कि किस पौधे से ये प्राप्त करा जाता है, मतलब आपसे पूछ सकता है। जो भी जुड़ रहे हैं बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर बहुत बढ़िया रहा है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आपसे प्रश्न ये कहेगा बताइए किस पौधे के द्वारा इसको प्राप्त करा, मतलब इसके पौधे का नाम क्या है, तो आप बताओगे। तो इसका नाम है बच्चे, है ना, आपको बताना है इसका नाम क्या है। कुछ ऐसे करके है, सोमनीफेरम बोलते हैं। उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं बच्चे? ऐसे लिखा मिलता है सोमनीफेरम। उसको क्या बोलते हैं आप बताओगे? हाँ, पेपीवर करके बोलते हैं, पेपीवर सोमनीफेरम। देख लो जरा ध्यान से, इसका नाम ऐसे ही है ना पौधे का। तो आप बताओगे अफीम की खेती के लिए पेपीवर सोमनीफेरम करके इसका नाम है, दिमाग से निकल गया, ठीक, कोई नहीं। देखो जरा, हेलमंद होगा, हेलमंद क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? अफीम के लिए। ये इसका क्या है बच्चे? पौधा है। इसका क्या है? ये पौधा है। इसका क्या है? ये पौधा। अब आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, बताइए आज संसार में आज सबसे अधिक, आज अफीम का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? आज अफीम का उत्पादन, आज अफीम का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो आप बताओगे सर आज सबसे अधिक अफीम का जो उत्पादन करता है वो म्यांमार करता है। कौन? म्यांमार करता है। सर ऐसा क्या हुआ? पहले तो कौन करता था? अफगानिस्तान करता था। जब से इसमें तालिबान की सरकार आई है ना, उस तालिबान की सरकार के द्वारा क्या कर दिए गए? अफीम के पौधों को काट दिया गया बच्चे, और अफीम के लिए अब जाना जाता है कौन? म्यांमार। और म्यांमार का भी एक बड़ा अच्छा क्षेत्र है जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चे जानते हैं कुछ करके ऐसे बोलते हैं उसे, ट्रेंगल के नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र को। बड़ा ही बढ़िया फेमस प्रश्न आता है कि आज भारत में सबसे अधिक, सॉरी दुनिया में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन म्यांमार करता है। अफीम के लिए हेलमंद जो प्रांत है ये जाना जाता है, ठीक है, हेलमंद प्रांत ये जाना जाता है। बहुत बढ़िया, आप है ना वीडियो को शेयर करते रहो बच्चे। हाँ, पेपी वर्क करके कुछ भी नाम है, ये देख लेना आप, इसका नाम एक बार देख लेना, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। बहुत बढ़िया। म्यांमार, देखो ध्यान से सुनो, जब तालिबान की सरकार आती है सभी पौधों को काट देती है और उसके बाद म्यांमार उत्पादन में नंबर 1 आ जाता है, वहां उत्पादन इसका कम कर दिया जाता है। एक बार नाम और देख लेना, इसके पौधे का नाम सेमनीफेरम, पेपीवर सेमनीफेरम के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है, मतलब श्रेणी परिपथ कहां प्रयोग करे जाते हैं ये आपको बताना है। सीरीज पूछ रहा है, सीरीज कहां प्रयोग करे जाते हैं, जल्दी बताना इसका जवाब क्या होगा। देखना चाहता हूं इसका जवाब कौन देंगे। शान शहर बता रहे हैं, नहीं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चे गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जरा मैं लिख देता हूं उसको। इस वाले क्षेत्र में जो म्यांमार का क्षेत्र है ना, इसको क्या कहते हैं? आपसे पूछेगा गोल्डन ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, क्या आपसे पूछेगा बताइए गोल्डन ट्रायंगल जो क्षेत्र म्यांमार के अंदर स्थित है ये किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहोगे साहब ये अफीम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अफीम के लिए जाना जाता है। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार अफीम के लिए विख्यात है, और ऐसे हेलमंद अफीम के लिए विख्यात है। कहां आप बताओगे? म्यांमार के, सॉरी हेलमंद स्थित है, आपको कहना है कहां? अफगानिस्तान में। दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं, और देख लो किस बात में नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है? श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। आपको बताना है इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट कैसे होते हैं आज मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, उससे आपके क्लियर हो जाएंगे सीरीज सर्किट कैसे होते हैं। 5वें का आंसर सी दे रहे हैं, घरेलू वायरिंग प्रणाली। जल्दी बताना कौन सा इसका सही जवाब होगा। अब मैं आंसर देखना चाहता हूं सभी के। हाँ आप बताओ पहले। अबे क्या बात है दोस्त, हाँ गोल्डन ट्रायंगल लिखा है प्रियंका गुप्ता ने, बिल्कुल मैंने बता दिया आपको उसके बारे में। 5वें का सी होगा। सी के अलावा एक व्यक्ति है जिनका नाम है करण कुमार करके, इनका आंसर 5वें का ए आ रहा है, और बहुत बढ़िया जवाब आया है, वो बिल्कुल सही प्रश्न है इनका। जो सजावट लाइट होती है ना बच्चे, वो किस में लगी होती है? सीरीज में लगी होती है। किस में? सीरीज में लगी होती है। और विजय यादव का भी आंसर ए आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ए आया। अब देखो जरा सीरीज कैसे बनता है और कैसे पैरेलल, कैसे समांतर बनता है। सी नहीं होगा बच्चे, घरेलू वायरिंग पैरेलल में होती है। आप बहुत कमजोर हैं अगर आप सी जवाब दे रहे हैं। ये तो एक सीधा सा प्रश्न आता है कि बताइए घर की वायरिंग किस में लगाई जाती है? पैरेलल में, समांतर में लगाई जाती है। तो घरों की लाइट तो आपको पहला ही ऑप्शन काटना था कि ये सीरीज में कभी नहीं लगती, ये पैरेलल में लगती है। इसका सही जवाब होगा सजावट लाइट। देखो जरा ध्यान से, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है, ऐसे मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा रजिस्टर है, तो इसका एक प्लस होगा और एक इसका क्या होगा? माइनस होगा। बिल्कुल होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। एक दूसरा और ले लो ऐसे ही, इसका भी क्या होगा आप बताओगे? ये भी एक हमारे पास ऐसा रजिस्टर है, इसका एक प्लस होगा, इसका क्या होने वाला है? एक माइनस होने वाला है। अगर मैं कहूं कि मुझे इसे किस में जोड़ना है? पैरेलल में जोड़ना है, तो आप ये कहोगे सर पैरेलल में जोड़ रहे हो या समांतर में जोड़ रहे हो? तो आप कैसे जोड़ोगे? समांतर में।
तो समांतर में आप कैसे जोड़ोगे आप इन्हें, तो आप कहोगे इस प्लस को एक साथ जोड़ दो, इस माइनस को एक साथ जोड़ दो। देखो कैसे, जैसे ये वाला था ना एक ऐसे और इस टाइप से ऐसे, अब ये मैंने आपस में ऐसे जोड़ दिए, तो आप कहोगे सर ये वाला जो है ना, ये प्लस आपस में यहां जुड़ गए और माइनस आपस में यहां जुड़ गए, तो इसे कहते हैं समांतर में जोड़ना। किस में जोड़ना, समांतर में जोड़ना। सीरीज में जोड़ो, देखो जरा सीरीज में कैसे जोड़ोगे, तो आप कहोगे सब ऐसे, तो आप बता रहे हो क्या प्लस यहां होगा और इसके साथ ही यहां जोड़ दो इसका नेगेटिव और ये होगा आपस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ प्लस होगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। इसे कहते हैं सीरीज में जोड़ना। देखो ये दो मेरे पास कोई रेसिस्टर थे, जब मैंने ये आपस में ऐसे जोड़े, एक यहाँ प्लस माइनस आपस में जोड़ दिए, तो इसे मैं कह रहा हूं सीरीज और उसे कह रहा हूं मैं समांतर। तो ये समांतर में जुड़ी होती है। घर की लाइट, ये बार बार आता है कि बताइए घर की लाइटें कैसे लगी होती है। जो घर में लाइट लगती है वो घरेलू जो वायरिंग होती है वो सब आपके घर में पैरेलल में होती है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है और बच्चे सीरीज में करंट समान होती है। यहाँ क्या होती है, करंट समान होती है। आपको याद रखना है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। तो यहाँ करंट क्या होती है, करंट समान होती है। यहाँ करंट क्या होती है बच्चे, आप ये कहोगे इक्वल होती है। प्रत्येक इसमें करंट बराबर जाएगी। जो करंट यहां जारी होगी, यानी आई एम्पियर अगर 5 यहां है ना, आई अगर 5 एम्पियर यहां है, तो आप बताओगे इसमें भी कितनी होगी, 5 एम्पियर ही होगी। कितनी होगी बच्चे, 5 एम्पियर ही होगी। यहां भी कितनी होगी, 5 एम्पियर। लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें करंट बढ़ जाती है। इसमें आप कहोगे कि यहां करंट अलग होगी तो यहां करंट होगी, लेकिन यहां वोल्टेज दोनों में क्या होता है, समान होता है। यहां वोल्टेज समान होता है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है बच्चे। यहां क्या होता है, आप कहोगे यहां वोल्टेज इक्वल होता है। यहां वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अपने घरों में बार बार पूछा जाता है कि बताइए घरेलू वायरिंग किसमें होगी, तो किसमें बताओगे आप, समांतर में बताओगे। गलती मत कर देना, किसमें बताना है आपको, समांतर में बताना है। चलें आगे, बढ़िया प्रश्न था बच्चे ये वाला, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है। आप कहोगे सर अगर करंट, हम ये कह रहे हैं कि सर अगर कोई भी वायर सीरीज में लगे हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो आप ये कहोगे उसमें करंट इक्वल होती है, करंट बराबर होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए समांतर में वोल्टेज समान होता है, क्या बच्चे, वोल्टेज समान होता है। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है। चलो इसे छोड़ो, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया बच्चे, आए या नहीं आए, जुड़ने लगे, बहुत बढ़िया, आगे हैं, जल्दी से बताना है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। लास्ट तक टिके रहना, एक एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। अब बताइए जरा इस प्रश्न के बारे में आप कैसे सोचोगे। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पीछे वाला क्यों नहीं करवाया, करवा दूंगा, आगे करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पहले इसके बारे में बताइए। सर सीजीएल के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी, जहां भी जीएस आती है, ये बहुत बेहतरीन क्लास है। आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें। एक एक प्रश्न बड़ा ही धमाकेदार और समझाया भी जाएगा आपको ऐसे कि अगर इसके अलावा और किसी भी तरीके का प्रश्न बनाएगा आप आसानी से निकाल कर ले जाओगे। सब आंसर दे रहे हैं सी। पंजाब हरियाणा का मैदानी जो भाग है ये किसके लिए फेमस है, आप सब जानते हैं, गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। अगर पूछा जाए बच्चे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, तो आप सब जानते हैं ये अपने उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए बच्चे प्रति हेक्टेयर में कहां होता है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बताना जरा प्रति हेक्टेयर में कहां होता है, तब आप क्या बताओगे, प्रति हेक्टेयर में कहां होता है, आपको कहना है तब पंजाब में ज्यादा होता है। सर ये प्रति हेक्टेयर का मतलब क्या है, जैसे 1 बीघे खेत में तो आपने अपने यहाँ गेहूं बोए और 1 बीघा पंजाब में जाकर बो दो, तो पंजाब में तो निकलेंगे 12 कुंटल 1 बीघे के अंदर। प्रति हेक्टेयर के अनुसार आपको समझना है, प्रति हेक्टेयर में यहाँ बो दो पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में निकलेंगे कम। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया रखता है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बताओगे पंजाब में। और आप सब जानते हैं गेहूं कैसी फसल है बच्चे, रबी की फसल है। आज जो फसल बोई गई है अक्टूबर नवंबर में, आप सब जानते हैं गेहूं की फसल है, इसे हम कहते हैं रबी की फसल, इसे कहते हैं रबी की फसल। अगला देखो जरा, भारतीय नदी प्रणाली कितने प्रकार की होती है। भारत में नदी प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, यह आपसे पूछा गया है। हाँ भाई, भारतीय नदी प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है, यह आपसे पूछा गया है। टिके रहना, जुड़े रहना। जिसने लाइक नहीं करा है एक बार वीडियो को लाइक कर दें। उत्तर प्रदेश एंड पंजाब बता रहे हैं सर आपका अप्रोच बेस्ट है। अच्छा चलो जो भी है, थैंक यू भाई। जरा बताना इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। आप बताओगे सर नदी प्रणाली की बात चल रही है, बिल्कुल। तो नदी प्रणाली बांटी जाती है बच्चे 2 भागों में। मतलब हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा जो अफवाह तंत्र है बच्चे, भारत का जो अफवाह तंत्र है, इसको कैसे बांटा गया है, तो अफवाह तंत्र को 2 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन सा अफवाह तंत्र है, आप कहोगे साहब 2 प्रकार का अफवाह तंत्र आप बता रहे हो, तो इसे जरा समझाओ भी तो सही। आप कहोगे बिल्कुल समझाया जाएगा। एक है बच्चे हिमालय वाला, एक कौन सा है, हिमालय, है ना, हिमालय नदी तंत्र बोल देते हैं, अफवाह तंत्र। चलो हम ऐसे लिख देते हैं हिमालय नदी तंत्र। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा दूसरा कौन सा है, आपको ये कहना है। फिर है बच्चे
प्रायद्वीपीय। फिर कौन सा है आप कहोगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। फिर दूसरा कौन सा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। देखो जरा ध्यान से, अब इस हिमालय नदी तंत्र को भी कितने भागों में बांटा जाता है आप कहोगे इसे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में ये नहीं दिख रहा होगा आपको ना, कितने भागों में बांट दिया जाता है, इसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं आपने सुना भी होगा और आपने पढ़ा भी होगा। वो 3 भाग कौन कौन से हैं तो आप सब जानते हैं। एक तो है बच्चे सिंधु नदी तंत्र, एक कौन सा है सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु पढ़ते हैं और सिंधु की सारी सहायक नदियां, सिंधु नदी तंत्र ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंधु नदी तंत्र। फिर आप सब देखते हैं जो यहां से निकलती है, कहां से, हिमालय से, तो आप कहोगे ये गंगा नदी तंत्र है, पूरा लिख लेना। फिर एक कौन सा है बच्चे आप कहोगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ना, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या इन्हें भी बांटा जाता है आप कहोगे इन्हें भी बिल्कुल बांट दिया जाता है। कैसे बांटते हैं इनकी भी बात करते हैं। इन्हें भी 2 भागों में बांटते हैं। कैसे, एक तो होती हैं इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियां, एक कौन सी होती हैं अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं अरब सागर में गिरने वाली, और ये कौन सी होती हैं इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। कहां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो जरा ध्यान से, सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है, सिंधु आती है, ऊपर झेलम आती है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है, ऊपर की तरफ श्योक है, गलवान नदी है, नुब्रा नदी है, ये सब सिंधु नदी तंत्र में। गंगा में सारी गंगा की सहायक नदियां जैसे यमुना है, गंगा की रामगंगा सहायक नदी है, घाघरा है, कोसी है, बहुत सारी नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियां, जैसे हम ऊपर देखेंगे बच्चे लोहित नदी जहां से प्रवेश करती है, मानस नदी, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, बंगाल की खाड़ी वाली आप सब जानते हैं गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सब उधर की तरफ गिरती हैं। तो आप सब बताओगे इसे 2 भागों में बांटा जाता है। इसका देखो आंसर 2 ही है, बाकी इससे 4 भी हम बात करते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमें इसे 2 ही लगाना पड़ेगा कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारा अफवाह तंत्र है, वो 2 भागों में, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आप इसके नीचे इसकी नदियां लिख सकते हो, गंगा की नदियां लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्र की नदियां लिख सकते हो, ऐसे आप इसके बारे में बता सकते हो। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, सर गंगा जी तो मेरे बगल में है, बिल्कुल अगर आपके बगल में है तो बहुत बढ़िया बात है, आप नहा के आइए जरूर गंगा जी में अपने, है ना। देखो किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चे अरब सागर की रानी, जल्दी से बताना है। इसका जवाब ज्यादातर बच्चे बहुत बढ़िया दे रहे हैं। चलो जो भी जुड़े हैं बहुत बढ़िया जुड़े हैं, लास्ट तक जुड़े रहना है। आज बच्चों को पता नहीं था क्लास है, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि 5 दिन के बाद आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, रेगुलर जुड़ा करोगे तो एक एक प्रश्न को आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि अगर पेपर में इसके अलावा कोई प्रश्न आपसे बन जाए इसी टाइप का, आप आसानी से उसे हल करके ले जाओगे। मेरा ये आपसे वादा है, आप मार नहीं खाओगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आसानी से एक एक प्रश्न को आप हल कर सकते हो। जल्दी बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। राहुल कुमार हमारे साथ हैं। सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, शव तीर्थ बार गंगा सागर एक बार, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। जल्दी बताइए आंसर बच्चे दे रहे हैं, इसका आंसर कह रहे हैं कोची, बिल्कुल कोची, बहुत बढ़िया इसका जवाब होगा बच्चे कोची। कोची को कहते हैं अरब सागर की रानी। कहाँ है आप सब जानते हैं, कोची केरल में पड़ता है बच्चे। कहाँ, केरल में। इसी बंदरगाह पर हम सब जानते हैं जब भारत में पुर्तगाली आते हैं, बहुत सारे जो हम बात करेंगे अन्य जो भी यूरोपियन कंपनी आती है, तो कोची उनके लिए बड़ा फेमस रहा। और कोची जो है बच्चे, ये क्या कहते हैं, इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी। देखो जरा, जी का मान अधिकतम होता है, जल्दी बताओ जी का मान। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जी का मान होता कितना है। आप कहोगे सर जी का मान कितना होता है, तो जी का मान होता है 9.8, और आप बताओगे मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर होता है। देखो जी का मान क्या होता है, तो अधिकतम कहाँ होता है। पहले तो आपको पृथ्वी पता होना चाहिए कि साहब अपनी पृथ्वी कैसी नजर आती है, तो आप कहोगे अपनी पृथ्वी ये नजर आती है, ऐसे इस टाइप से पृथ्वी होती है। इस पृथ्वी पर कहाँ ध्रुव है, क्या क्या है, ये हम देखते हैं अभी। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये इसके बीचों बीच जो रेखा होती है ना, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस बीचों बीच वाली रेखा को आप सब जानते हैं, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। और ये क्या होता है, ऊपर की तरफ आपने देखा होगा, इनको ध्रुव बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, पोल। इन्हें नॉर्थ पोल बोलते हैं, एनपी लिख सकते हैं, एनपी। इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, इसे एसपी लिख सकते हैं। इसे इक्वेटर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इक्वेटर बोलते हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। इसको ही तो क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच बनी है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कैसी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ज्यादातर आंसर बच्चे दे रहे हैं डी। देखो जरा ध्यान समझना इस प्रश्न को। जी का मान मैंने बताया आपको 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। देखो जरा, ध्रुवों पर ही सबसे ज्यादा होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, जैसे मानो कि आप, मेरे हाथ में क्या है बच्चे, पृथ्वी है, ये मेरे हाथ में पृथ्वी है,
इस पृथ्वी पर ध्रुव ऊपर होगी, ये दोनों ध्रुव ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इस पृथ्वी से जैसे आप ऊपर की तरफ चलोगे, इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ आप जा रहे हो तो जी का मान घटता है। प्रश्न पूछता है इस पृथ्वी से नीचे की तरफ आओगे तब भी जी का मान घटेगा, तब भी क्या होगा, जी का मान घटेगा। अब आपको ध्यान से समझना है, अगर वो ये आपसे कह रहा है, अगर वो आपसे ये कह रहा है कि आप विषुवत रेखा से, सॉरी आप, हाँ विषुवत रेखा कह दो, ये भूमध्य रेखा से, इस भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलते हो, ऊपर की तरफ मतलब यहां ध्रुवों की तरफ चलते हो, और इसी विषुवत रेखा से ऐसे ध्रुवों की तरफ चलते हो, तब जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताओगे सर यहां भी जी का मान बढ़ेगा और यहां भी क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। ध्यान से सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूं। वो कहेगा अगर आप इक्वेटर से, विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ चलते हैं जी का मान बढ़ता है, यहां से नीचे की तरफ आओगे ध्रुवों की तरफ तब भी जी का मान बढ़ता है। लेकिन मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पेपर में ये आ जाए कि आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हो बच्चे, ऊपर की तरफ, तब आप कहोगे सर जी का मान यहां घटता है। अगर आप इस पृथ्वी से नीचे की तरफ आते हो तब भी जी का मान क्या होता है, घटता है, तब भी जी का मान क्या होता है, घटता है। ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। अगर आपसे पूछ लेता बताइए मिनिमम कहां होता है, मिनिमम, तब आप बताओगे मिनिमम इस वाली रेखा पर होता है, मिनिमम इस वाली रेखा यानी भूमध्य रेखा पर मिनिमम। कर्क रेखा, मकर रेखा को तो आपको काट देना है, दो ही प्रश्न बनेंगे, या तो भूमध्य रेखा का या ध्रुवों का। भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है और ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, नीचे आने पर जी का मान घटता है। और आप बताओगे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आप चलोगे तो आप कहोगे जी का मान बढ़ेगा, ध्रुवों की तरफ यहां से नीचे की तरफ आओगे तब भी जी का मान क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। तो ये बढ़ना लिखा हुआ बच्चे, ये कैसे मैंने गलत लिख दिया ना, ये कैसे लिखा हुआ आप समझ लेना, यहाँ भी जी का मान बढ़ेगा, यहाँ भी जी का मान बढ़ता है। अब एक बात बताओ, ये बात समझ में आई है आपके या नहीं आई है, जल्दी बताओ, ये जी का मान समझ में आया है या नहीं। जी का मान नहीं बदलता बच्चे कहीं भी, मतलब सॉरी, जब हम बात करते हैं ना उसकी W बराबर mg, आपने देखा होगा ना W बराबर mg, इसको क्या कहते हैं, भार बोलते हैं, W बराबर mg। तो जैसे जैसे जी का मान बदलता है वैसे वैसे ही W का मान बदलता रहता है। आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए इस पृथ्वी पर आपको भार सबसे ज्यादा कहां महसूस होगा, तो आप कहोगे सब जहां जी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि m तो कभी बदलता नहीं है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, तो W का मान अधिकतम भी कहां होगा, ध्रुवों पर होगा। अगर ये बात क्लियर है, आपके समझ में आई है, तो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बच्चे, तानिया हमारे साथ है, रेगुलर जुड़ा करो, रोज साथ आया करो, सही आपकी क्लास होती है। लेकिन आपकी आईडी थी ये बोला दो, है ना। अबे मेरे दोस्त पढ़ ले, विकास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थम्स अप कर रहे हैं। बताओ बढ़िया बात नहीं थी ये वाली, ये पेपर में आता अच्छे अच्छे हिल जाते हैं इस वाले प्रश्न पे कि जी का मान। जब आपसे पूछ लेना कि आप ध्रुवों से कहां की तरफ आ रहे हो, ये भी ऐसे भी कह सकता है आप ध्रुवों से नीचे की तरफ आ रहे थे, कहां, विषुवत रेखा की तरफ, तो जी का मान कैसा होगा, कम होगा बच्चे, जी का मान कम होगा। अब यहां से इस ध्रुव से ऊपर की तरफ चल रहे हो, आपसे पूछेगा कि आप साउथ ध्रुव से ऊपर की तरफ जाते हो, जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब भी आप कहोगे जी का मान यहां घटता है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। तो अलग अलग भाषा परिवार आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपसे पूछ रहा है दूसरा बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, दूसरा बड़ा भाषा परिवार जिसमें बहुत सारी भाषाएं मिलकर, मतलब जैसे परिवार क्या है, बहुत सारे लोगों से मिलकर हमारा परिवार बनता है, तो बहुत सारी भाषाओं से मिलकर ऐसी भाषा परिवार बनता है। आपसे पूछ रहा है जरा सर ये बताइए इनमें से दूसरा बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। जय श्री राम, रिंकी राठौर हमारे साथ हैं, तानिया है। देखो जरा दूसरा पूछ रहा है तो आप बताओगे चीनी तिब्बत वाला दूसरा बड़ा भाषा परिवार है। अलग अलग इसमें भाषाएं हैं, उनको मिलाकर हम कह देते हैं चीन तिब्बत भाषा परिवार। इंडो, या हम कह सकते हैं जो भारतीय यूरोपीय परिवार है, ये सबसे बड़ा परिवार है, ये सबसे बड़ा ऐसे भी तो पूछ सकता है बच्चे, ये सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है, मतलब बहुत सारी भाषाओं का इसमें योग है और सबसे बड़ा भाषा परिवार अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप बताओगे कौन सा, इंडो वाला, या इंडो नहीं लिखा मिलेगा, भारतीय यूरोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। दूसरे नंबर पर चीन तिब्बत वाला, तीसरे नंबर पर नाइजर कांगो वाला, या अफ्रीका कांगो वाला तीसरे नंबर पर। यह परिवार बहुत सारी भाषाओं को मिलकर एक परिवार हम कहते हैं, और चीन तिब्बत वाला दूसरा बड़ा सबसे बड़ा परिवार है। पहला नंबर 1 पर कौन सा है, आप बताओगे इंडो यूरोपियन वाला, ये पहले नंबर पर है। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोलने वालों की कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान कौन सा है बच्चे, तेलुगु का स्थान आपसे पूछा है, तेलुगु का स्थान कौन सा है, जल्दी बताना है। इस प्रश्न का जवाब देखना चाहता हूं, 12वें प्रश्न का जवाब कौन देगा, 12वें प्रश्न का जवाब कौन देगा, ठीक है, 12वें प्रश्न का जवाब कौन देगा, जल्दी से जवाब देना है। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा,
देखो जरा आपसे पूछेगा, जरा पहले ये तो बताओ सर नंबर 1 पर कौन सा है। आप ये कहोगे नंबर 1 पर जो परिवार, मतलब ये परिवार नहीं है तो भाषा आ गई 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। तो आप बताओगे हिंदी बोलने वाले जो है ना वो 43.63% लोग हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाती है हिंदी भाषा। फिर दूसरे नंबर पर बोली जाती है कौन सी भाषा, आप कहोगे साहब बंगाली भाषा बोली जाती है। बंगाली भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, 8.03% लोग हैं बंगाली बोलने वाले। फिर आपसे पूछेगा जरा बताना मराठी भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, मराठी भाषा बोलने वाले। तब आप बताओगे सब ये हैं 6.86% भाषा परिवार को बोलने वाले हैं। मराठी के बाद स्थान आता है किसका, तेलुगु का। फिर स्थान आता है किसका, तेलुगु का स्थान आता है। इसे कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 6.70 यानी कि 7% लोग। फिर आता है बच्चे तमिल का स्थान, किसका, तमिल का स्थान आता है। और तमिल बोलने वाले की जो संख्या है वो 6 कितनी है, यहाँ नहीं 6 नहीं होगी, यहाँ होगी 5 यहाँ कितनी होगी आप बताओगे, 5.7% लोग बोलते हैं, 5.7% लोग। यही पेपर में प्रश्न बने हैं, अगर अभी तक बने हैं। एक बार पूछा गया था कि बताइए तीसरी बड़ी भाषा कौन सी है, मराठी बोलने वाले हैं। चौथी पूछ ली तेलुगु है बच्चे, पांचवी पूछ ले तमिल। तो मैं यहाँ लिख देता हूं इनका क्रम, पहले पर हिंदी है, दूसरे पर बंगाली है, तीसरे पर मराठी है, सबसे ज्यादा जो बोलते हैं तीसरे नंबर पर मराठी, चौथे पर तेलुगु है और पांचवें पर तमिल है। कहानी हो जाती है, आप बताओगे चौथा इसका सही जवाब होगा। बताओ ये भी क्लियर है या नहीं है आपके क्लियर, आप कहोगे सब ये भी बिल्कुल क्लियर है। सबसे ज्यादा भाषा पूछ लेता हिंदी, सबसे बड़ा भाषा परिवार अभी हमने देखा था इंडो यूरोपियन वाला, दूसरे नंबर पर चीन तिब्बत वाला, तीसरे नंबर पर कांगो वाला। ये भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लोग जो बोलते हैं भारत के अंदर वो हिंदी, दूसरे पर बंगाली, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु और पांचवें पर आप बताओगे कौन सी, तमिल होगी भाई साहब, तमिल होगी। आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। माओरी जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, माओरी जनजाति, ठीक है। माओरी जनजाति किस देश से जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया बच्चे, कितने आ चुके हैं, बहुत बढ़िया आ चुके हैं बच्चे, है ना। लगातार जुड़े रहना, लास्ट तक साथ देना है आप सभी को, लास्ट तक जवाब देना है। इसका बताइए जरा, ठीक, जब आप जुड़े रहोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। बालकों की संख्या को मैं बढ़ाना है धीरे धीरे कि ये बालक कैसे भी जल्दी से जल्दी 500 के पार पहुंचने चाहिए। मुझे भी अच्छा लगना चाहिए कि मेरे साथ एक से एक अच्छा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है और एक एक प्रश्न का बड़े ही अच्छे से जवाब देता है। जब आप रेगुलर, कम से कम मैं ये कहता हूं कि 1 घंटे की क्लास में हम लगभग मैं आपको 200 प्रश्नों के आसपास टच करा देता हूं। जैसा मैंने अभी देखा था ना, जो प्रश्न था जी वाला, उसमें आप कम से कम 10 प्रश्न बना सकते हो, 10 प्रश्न अलग अलग से, तो लगभग हम 200 प्रश्नों को टच कर जाते हैं। और जिस दिन आप 1 महीना लगकर क्लास कर लोगे तो आप सब जानते हैं 3 दूनी 6, 6000 प्रश्न आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। सभी जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब होगा बच्चे माओरी जनजाति निवास करती है कहाँ, न्यूजीलैंड में। टैटू बनाने के लिए बड़े विख्यात है माओरी जनजाति, याद कर लेना माओरी जनजाति कहाँ है, न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। अगला बताना 2013 में मिनी माता सम्मेलन जापान में किस भारी धातु के उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न बार बार ऐसे ही पूछा जाता है या पूछ लेता है जो मिनी माता रोग है वो किसके कारण होता है। जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये रोग हो जाता है। तो आप कहोगे सब ऐसा कौन सा है। देखो पहले तो ये समझ में आना चाहिए मिनी माता एक रोग भी है। एक मिनी माता क्या है बच्चे, रोग है। ये मिनी माता क्या है, रोग है। मिनी माता ये क्या है, आप कहोगे साहब ये रोग है, बिल्कुल रोग है। ये किसके उत्सर्जन से, यानी जब हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में ये किसी भी प्रकार अंदर जल के माध्यम से कैसे भी चला जाता है, तो इसके बढ़ने से, यानी पारा की बात कर रहे हैं, पारे के बढ़ने से ये रोग होता है। यानी पारा को आप सब जानते हैं ऐसे लिखा मिलेगा बच्चे आपको मरकरी, या इंग्लिश में लिखा मिलेगा मरकरी। देखो जरा ध्यान से, अब पारे के उत्सर्जन को कम करने के लिए 2023 में 10 अक्टूबर 2023 को मिनी माता शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया और ये कहा गया बच्चे जो पारा है उस पारे से एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम रखा गया, उसी शहर के नाम पर नाम हुआ उसका मिनी माता। ये मिनी माता रोग पारे के उत्सर्जन मतलब पारे से होता है। और ये जब सम्मेलन बुलाया गया इस मिनी माता शहर में कि पारा या मरकरी का उत्सर्जन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑप्शन का डी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे ये भी पूछेगा बताओ ये मिनी माता को क्या है, एक रोग है, पारे के उत्सर्जन या पारे से होता है, पारा जब शरीर के अंदर बढ़ जाता है। और आपसे पूछेगा एक प्रश्न और क्या पूछ सकता है कि बताइए मिनी माता और कुछ भी, आप कहोगे जापान का शहर है, किसका, आप ये भी कह सकते हो बच्चे ये जापान का शहर है। ये क्या है, जापान का शहर है, जापान का शहर। फिर एक प्रश्न और बताता हूं, चलो आपसे पूछेगा क्या पारा धातु है, बिल्कुल पारा धातु है बच्चे। पारा क्या है, पारा एक ऐसी धातु है। पारा कैसी धातु है बच्चे, एक ऐसी धातु है। कैसी धातु है, आप कहोगे साहब ये मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो किस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में मिलता है। सर ये क्या समझा रहे हो आप, ये प्रश्न ऐसा आता है कि बताइए उस धातु का नाम बताइए। आज पता नहीं किसका
मुख देख कर आए हैं क्लास में, मेरा कोई क्वेश्चन सही नहीं है, कोई बात नहीं है। AK-47 शुरू में तो आपने बहुत बढ़िया आंसर दिए थे, क्यों घबरा रहे हो, धीरे धीरे आप पढ़ते रहो। जब आप पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं इसी से रिपीट वाले प्रश्न बनते हैं। जो मैं बोलता हूं, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं, फिर मैं ऐसे ही प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं जो बच्चों के आसानी से ठीक हो जाए। देखो जरा ध्यान से समझो, आपसे पूछागा ऐसी धातु बतानी है जो द्रव अवस्था में मिलती है, पारा। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो उसके पास एक थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर में पारे को भरा जाता है। फिर आपसे पूछागा ऐसी धातु बताओ जो क्या मिलती है बच्चे, द्रव अवस्था में। जब धातु का नाम आ जाए ना, नॉन मेटल आ जाए, जब आपसे धातु पूछ ले जाए तब आप बताओगे धातु सर कौन सी होती है, तब आप कहोगे सब ये होती है ब्रोमीन। कौन सी होती है, ब्रोमीन। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब धातु कह दे ब्रोमीन, जब धातु कह दे पारा। पारे से होता है मिनीमाता रोग, मिनीमाता जापान का शहर। इसके लिए सम्मेलन बुलाया गया 2013 में। कहानी को आगे बढ़ाते हैं अगर आपके समझ में आ चुकी हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी आपने सुना होगा, का शुभारंभ किसके द्वारा करा गया था। यूजीसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा करा गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, यूजीसी का शुभारंभ किसके द्वारा करा गया है। कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ बच्चे, जुड़े रहना, लास्ट तक साथ देना है, लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे अब आज कार्य दिख रहा है। पार्थ आ चुके हैं हमारे साथ, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। निशा पांडे, गुरुजी एप्लीकेशन पर जो पढ़ा है शाम को उसमें भी कुछ क्वेश्चन को रिवाइज कर, बिल्कुल कराया करूंगा, कल से कराया करूंगा। बिल्कुल निशा पांडे, ओके, कल उसके प्रश्न रखा करूंगा जो एप्लीकेशन पर आपको पढ़ा है। ब्रोमीन धातु है, बिल्कुल धातु है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। खाना मैं बना लेता हूँ सर, क्योंकि नहीं रखा हूँ, कुछ लेना होता है। पढ़ते रहो दोस्त, खाना भी बन जाएगा। ब्रोमीन बता रहे हैं पिछले का जवाब, इसका जवाब दीजिए। हाँ, अनुदान आयोग आप सब जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। देखो इसका जो स्थापना हो गई थी 1953 में, फिर इसके लिए 1953 में 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके लिए संसद में एक आयोग, मतलब एक हम ये कह सकते हैं बिल लाया गया, और उसके अनुसार फिर 1956 में इसकी स्थापना, मतलब हम ये कह सकते हैं एक कानूनी रूप से करी जाती है 1956 में। आप सब जानते हैं अबुल कलाम आजाद जो है ना बच्चे, ये भारत के पहले क्या है, इसी से आप पहचान कर लेते, भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। ये साहब कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मुस्लिम होने के बाद भी इन्होंने कभी भी बच्चे भारत के बंटवारे की बात नहीं करी। मैं नहीं कह रहा कि सभी मुस्लिम करते हैं, लेकिन उस समय ये अटक रहे अपनी बात पर कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो लोग भारत के बंटवारे की बात कर रहे थे उस समय ये खड़े थे, ये कह रहे थे भारत का बंटवारा नहीं, भारत एक रहना चाहिए, भारत में रहे। इन्होंने बच्चे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1953 में यूजीसी की स्थापना, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी यही हैं। अगला, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष, अच्छा किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जो सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म कहाँ होता है, मेरे हिसाब से 85 या 89 में होता है, 1800 में। इनका जन्म कहाँ होता है आपको बताना है। ये शहर है कौन सा बच्चे, इलाहाबाद शहर है। कौन सा, इलाहाबाद शहर है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, इलाहाबाद में इनका क्या होता है, जन्म होता है। चलो अगला देख लो। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न भी बड़ा बढ़िया, रेलवे ग्रुप डी ने पूछा बच्चे ये वाला प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ भाई, जो भी जुड़े हैं जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देना, देखता चाहता हूं कौन कौन इस प्रश्न का जवाब देगा। हाँ, प्रिया यदुवंशी एम भी है, क्या कह रहे हो, यूपी 24 से हमारे साथ जुड़े हैं, बात मत क्या करो। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, बिल्कुल सी जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए जरा, जब 17वें प्रश्न का जवाब लिखकर बताओ सभी, 17वें प्रश्न का जवाब क्या होगा, देखना चाहता हूं। इलाहाबाद तो सबका सही है, इस प्रश्न का जवाब क्या दोगे। जब नदी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहते हैं, इस मोड़ को क्या कहते हैं। आंसर सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। विसर्प कहते हैं, मेंडर्स बता रहे हैं, सहायक नदियां तो नहीं कहेंगे बच्चे, वितरिका बोलेंगे नहीं, गुम्फित चैनल बोलेंगे, आप कहोगे नहीं बोलते। इसका जवाब बिल्कुल डी दिया है। ये हमारे साथ जुड़े हैं कौन, श्वेता करके हैं, डी आंसर दिया है। एक प्रिया यदुवंशी ने भी डी दिया है और कृष्णा ने भी आंसर डी दिया है। तो उसे विसर्प भी बोलते हैं बच्चे, क्या विसर्प है ना। तो विसर्प सांप को भी तो कहते हैं, बिल्कुल सांप को भी कहते हैं। जैसे कोई नदी बहकर आ रही है बच्चे, वो नदी जब ऐसे बहती चलती है तो अपने चैनल से इसका सीधा माध्यम होना चाहिए था, अपने चैनल से अलग रास्ता बना रही है, नहीं तो कह रही है। देखो जरा, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है, अपरदन कहते हैं कटाव करता है, धीरे धीरे ऐसे काटता हुआ आगे बढ़ता गया, काटता हुआ फिर ऐसे काटा फिर आगे बढ़ा, अपरदन करता है, तो नदी में बनने वाले मोड़ को, ये जो मोड़ बना है, अब ये जो मोड़ बन चुका है क्या कहते हैं, इसे विसर्प या मेंडर्स बोलते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा मिलता है बच्चे, मेंडर्स बोलते हैं, याद रखना, मेंडर्स बोलते हैं। जैसे वितरिका किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे वितरिका, जैसे आप सब जानते हैं गंगा नदी बहती है, ऐसे गंगा नदी,
तो गंगा नदी में से एक नदी कट जाती है, यहाँ से एक छोटी सी वितरिका कट जाती है, उसको कहते हैं हुगली। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हुगली। याद रखना, हुगली जो नदी है ना, जिसके तट पर क्या बसा हुआ? कलकत्ता बसा हुआ है। हुगली नदी नहीं है, हुगली एक वितरिका है जो गंगा नदी से निकली है। वो क्या है बच्चे? एक वितरिका है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न आपकी आंखों के सामने है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी बताइए बच्चे, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सबका जवाब आना चाहिए। प्रश्न क्या है? गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगी? तो आप कहोगे इसका जवाब होगा सही क्या? ये महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलती है। कहाँ? महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलती है। जल्दी से कम 30-40 प्रश्न, 30 तो आसपास प्रश्न हो जाए। देखो जरा, उत्तर पूर्वी भारत, अच्छा रेलवे ग्रुप डी ने प्रश्न पूछा है बच्चे। पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार ऊपरी, है ना, अंडमान निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, उड़ीसा हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती हैं? एक ही पूछ लेता, इतना लंबा ये प्रश्न रख दिया। जो पूछा गया तो मैं उठा लाया रेलवे ग्रुप डी में ये वाला प्रश्न। जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। 19वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? 19वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? कौन कौन जुड़े हुए हैं? बहुत बढ़िया जुड़े हुए हैं, रेगुलर जुड़ा करो। सही आपकी क्लास होती है हर रोज शाम 6 बजे, ठीक है। एप्लीकेशन वाले बच्चे भी हैं तो जरा बताना इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। सी बी कुछ आंसर अलग दे रहे हैं। विश्वघाती नदी भी बिल्कुल हुगली है। दुनिया की सबसे अधिक विश्वघाती नदी पता कौन सी है? वो हुगली है। ये बात विकास कुमार हमारे साथ जुड़े हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, महाराष्ट्र बताया पिछले का, इसको हम क्या कहते हैं? कौन से वन कहते हैं? तो भारत में भी वन पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उनको कहा जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, आप कहोगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे वन जो सदा हरे भरे रहते हैं उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से तो कहाँ होते हैं? आप सब जानते हैं ये अपनी क्या है बच्चे? पृथ्वी। इस पृथ्वी पर आप सब जानते हैं ये जो रेखा है इसको कहते हैं बच्चे विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है। और ये आप सब जानते हैं ये क्या है? अपना सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। इस सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं बच्चे? आप सब जानते हैं इसी पर पड़ती हैं। ये लंबवत किरणें इसी पर पड़ती हैं। तो जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहां अत्यधिक गर्मी होगी। जहां अत्यधिक गर्मी होगी वहां पानी भी ज्यादा होगा। जहां पानी ज्यादा होगा वहां भाप ज्यादा बनेगी, वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, भाप ज्यादा होगी, बादल ज्यादा होंगे, बादल ज्यादा होंगे तो आप सब जानते हैं वर्षा ज्यादा होगी। जब वर्षा ज्यादा होगी तो वन कैसे मिलेंगे? सदाबहार वन मिलेंगे। अब वही स्थान आपको पकड़ने हैं जहां वर्षा ज्यादा होती है। तो एक तो विषुवत रेखा पर बनते हैं और अपने भारत में भी अलग अलग हिस्से में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप कहोगे इसका सही जवाब होगा हाँ ज्योग्राफी गुरुजी पढ़ाइए, वीक है एप्लीकेशन पर। हाँ पढ़ाऊंगा निशा पांडे, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? मतलब लिखा होगा बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? आपको ये बताना है। मैसूर, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब कहिए अधिकतर अमेजन के जंगल में होते हैं। बिल्कुल विकास कुमार जी सर, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा और कमेंट करते रहें, जवाब देते रहें, जल्दी से बताना है। 6:48 अभी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी और प्रश्न हो जाएंगे, 20 हुई हैं अभी। तो आप बताओगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में स्थित है बच्चे। कहाँ? कोलकाता में स्थित। सीधा सीधा याद रखना है, फैक्ट है, पूछेगा पेपर में जब भी आपको बताना है कोलकाता में स्थित है या कोलकाता में स्थित है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुआं से प्रकिरणित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य है ना, लैम्डा जो होता है बच्चे, लैम्डा वेवलेंथ बोलते हैं इसकी, वेवलेंथ। इसकी जो लैम्डा है, ये लैम्डा श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों के तरंग दैर्घ्य की तुलना में, अरे देखो ग्रुप डी में प्रश्न पूछा है तो आप इसका क्या जवाब दोगे? देखो प्रकिरणित, देखो ध्यान से सुनना, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुआं से कम प्रकिरणित होता है। प्रकिरणित मतलब होता है फैल जाना, तो लाल रंग कम फैलता है। तो यहाँ तो आप लिखोगे कम या सबसे कम लिखोगे ना, यहाँ तो आप लिखोगे कम है ना, प्रकिरणित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों घटकों तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। ये आपको लिखना है, यानी इसका जवाब होगा सी। बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया है। यहाँ आप लिखोगे बच्चे अधिक होती है। क्या लिखोगे आप? अधिक होती है ना, अधिक होती है। मतलब आपसे पूछेगा बताइए किस रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है? आप कहोगे सर लाल प्रकाश की अन्य सारे रंगों से। बताइए कौन सा रंग कम प्रकिरणित होता है, कम फैलता है? तो लाल रंग। इसीलिए तो लाल लाइट लगाई जाती है पीछे कि लाल रंग बहुत दूर से दिख जाता है। अगर लाल रंग ज्यादा फैलता तो आप सब जानते हैं फैलता हुआ रंग दिखेगा नहीं, जिसकी किरण बहुत तेजी के साथ
आगे तक एक वेव लेंथ में चले जाएं, उन्हें हम कहते हैं बच्चे लाल रंग। इसलिए लाल रंग की सारी लाइटें लगाई जाती हैं। मोटरसाइकिलें जो पीछे लगी होती हैं वो लाल रंग की लगाई जाती हैं कि दूर से ब्रेक लगाए व्यक्ति तो वो दिख जाए। ठीक, ऐसे ही आप बताओगे जो सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग है पर बताना आवाज आ रही है आवाज? एक बार आवाज बताना, अपने मोबाइल में चेक करता हूं, बस क्लास खत्म ही होने वाली है। अब आ रही आवाज या नहीं? मेरे मोबाइल में भी नहीं आ रही। हाँ भाई बताइए जरा, एक बार बताओ जरा, बताना आवाज। हाँ, अब क्लियर है ना? अब आ रही है बिल्कुल। चलो देखो जरा, तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पड़ता है बच्चे महावीर संग्रहालय। एक दो प्रश्न और देख लो जल्दी से। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है आप बताओगे? अब तो आवाज क्लियर है ना? आवाज गुल नहीं हुई है। आप सभी रोजाना 6 बजे जुड़ा करो फिर से। एक एक प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों को कि भाई उन बच्चों के समझ में आ जाए जो बच्चे कमजोर हैं। ठीक है, अगर आपने ऐप से एप्लीकेशन से क्लास नहीं ली है कोई बात नहीं, आप यहाँ भी जीएस को करोगे ना तब भी मैं मजबूत करा दूंगा आपके जीएस, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक प्रश्न बड़ा बढ़िया होगा। पूछ रहा है बच्चे भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? आप सब जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब बताओगे, कब से होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से इसकी शुरुआत करी जाती है। किससे? 1961 से इसकी शुरुआत होती है। एक दो प्रश्न और देख लेते जल्दी से क्योंकि फिर क्लास खत्म होने वाली है। कृष्ण देव राय किस वंश के थे? आप सब जानते हैं कृष्ण देव राय के दरबार में क्या रहते थे बच्चे? अष्ट दिग्गज रहते थे, अष्ट प्रधान रहते थे, अष्ट दिग्गज रहते थे इन्हीं के दरबार में। तो ये कौन से वंश से थे आप बताओगे? सब ये तुलभ वंश से थे। किससे? तुलभ वंश से। एक प्रश्न आता है, ये किसके समकालीन है बच्चे? बाबर के समकालीन है। किसके? बाबर के समकालीन है। ये किसके समकालीन है आप कहोगे? समकालीन है। ये दक्षिण भारत में बच्चे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ये कहाँ के राजा हैं? ये विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं। किसके? विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं। विजयनगर साम्राज्य के, है ना, साम्राज्य के ये राजा हैं जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? हम्पी इसकी राजधानी होती थी बच्चे, हम्पी। इसकी शुरुआत करते हैं कौन? आप सब जानते हैं हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना। ये तुलुप वंश के राजा थे बच्चे। किसके? तुलुप वंश के ये राजा हुए थे। क्या नाम है इनका आप बताओगे? कृष्ण देव राय, है ना। आगे बात करेंगे किसी दिन। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा, ये मराठा नहीं बच्चे मराठा, ये है ना इंग्लिश में लिख रहा होगा मराठा, ये लिख रहा है इंग्लिश में लिखा हुआ मराठा। मराठा किसके द्वारा? आप याद रखना है बच्चे, मराठा पेपर में आता है। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। और मराठा किसने निकाला है आप सब जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्या और भी निकाला था? बिल्कुल, केसरी निकाला था बच्चे, केसरी। अब आपसे पूछा केसरी किस भाषा में था? आप बताओगे सब केसरी किस भाषा में था? तो केसरी था किस भाषा में? ये था मराठी भाषा में। ये किस में था?
मराठी भाषा में। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न है आज आपका। फिर कल आप सभी 6 बजे फिर से जुड़ोगे। कल एक मैराथन होगी आपकी, मैं उस मैराथन में क्लास लेकर आऊंगा बच्चे, सही 11 बजे। 11 बजे मैं क्लास उसमें लेकर आऊंगा, जो सुबह आपकी 8 बजे चलेगी। 11 बजे देखना, लगभग 120 क्वेश्चन है और एक से एक बेहतरीन प्रश्न है स्टैटिक जीके का। आप सभी जुड़ेंगे कल 11 बजे, कल 11 बजे। फिर शाम को 6 बजे जो एप्लीकेशन बच्चे हैं वो सब जानते हैं क्लास हमारी कितने बजे चलती है, आप सबको पता है। वो क्लास चलती है आपकी कितने बजे, आप सबको पता है 3 बजे क्लास चलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जी सर। हेलो जी सर, नमस्ते। सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? जी ठीक हूँ मैं।